स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकीय माध्य, मीन, मोड, मीडियन, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपकिरण, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है और कैलकुलेशन कैसे होगा, मेथड्स उसके कौन कौन से हैं। देखिए, माध्य जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि किसी भी श्रेणी में औसत मूल्य कितना है, केवल वो ये बताते हैं, ये नहीं बताते कि जो आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज है, समग्र श्रेणी जो है उसका फैलाव कितना है, उसकी स्प्रेडनेस जो है वो कितनी है, वो हमें माध्य से पता नहीं चलती है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो अपकिरण क्या है, डिस्पर्सन क्या है कि कोई भी जो समग्र श्रेणी है उसमें पदमूल्य जो है उनका बिखराव या उनका विस्तार कितना है, उसके बारे में जो मेजर्स हमें बताते हैं वो क्या है, अपकिरण है। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेजर्स विच इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मतलब जो भी समग्र माला है उसमें पदमूल्यों का विस्तार कितना है, उनका बिखराव कितना है, वो जो माप है वो माप कहलाते हैं क्या, अपकिरण। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है और उसके मान लीजिए 200 में से एक सब्जेक्ट में मान लीजिए उसके मार्क्स आए 150, एक सब्जेक्ट में मान लीजिए उसके मार्क्स आए 20, एक सब्जेक्ट में उसके आए 30 और एक में मान लीजिए उसके आए 50। और एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स मान लीजिए इस तरीके से आते हैं 75, 80, 90 और मान लीजिए 80। अब देखिए, अगर हम इस समग्र माला में इसका एवरेज लें तो इसका एवरेज जो है मान कितना आएगा 200, 250 और एवरेज अगर हम लें तो इसमें कितना आएगा, इसे 4 सब्जेक्ट उसके तो उसका एवरेज कितना आएगा 62.5 मार्क्स। ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसका अगर हम एवरेज लेते हैं, उसके एक सब्जेक्ट में 75 आ रही है, एक में उसके 80 आ रहे हैं और एक में उसके 90 आ रहे हैं और एक में उसके वापस 80 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका एवरेज आएगा लगभग मान लीजिए लगभग कितना आएगा 80 मार्क्स अप्रॉक्स। ठीक है। तो एवरेज से तो देखो ये पता पड़ रहा है हमें कि उसका औसत मूल्य कितना है। जैसे इसमें इसका एवरेज है 62.5 मार्क्स और इसमें इसका एवरेज है 80 मार्क्स। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है या ये इनके केवल एवरेज मार्क्स आए हैं। ठीक है। अब देखिए इस स्टूडेंट ने जैसे इस सब्जेक्ट में उसने हाईएस्ट कितने मार्क्स गेन किए 150 और इसमें लोवेस्ट उसने कितना लिया 20। ठीक है। और इसमें इसके इतना है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल एवरेज से जो है वो हमें केवल माध्य जो है बीच का मूल्य कितना, औसत मूल्य उसका पता पड़ता है और डिस्पर्सन से हमें उसकी रेंज पता पड़ती है। जैसे इसके मान लीजिए लगभग इसके 75 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स आए तो इसकी रेंज कितनी है। लेकिन इस स्टूडेंट के जो है 20 मार्क्स पे और उसके 150 मार्क्स भी आए तो इसका मतलब इसकी रेंज इतनी है 150 से 20 में इसका 130 मार्क्स जो है उसकी रेंज है। ठीक है। अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, हम किस तरीके से मेजर्स करेंगे डिस्पर्सन को, अपकिरण को। तो उसमें आपके देखिए दो तरीके के मेथड हैं, न्यूमेरिकल मेथड गणितीय विधियां और ग्राफिकल मेथड बिंदु रेखीय विधि। तो ग्राफिकल मेथड में तो केवल एक मेथड आएगा, इसमें लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व। और न्यूमेरिकल मेथड में दो मेथड्स हैं। ठीक है। एक तो है मेथड्स ऑफ लिमिट, तो मेथड्स ऑफ लिमिट है सीमा रीतियां, और एक है मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, विचलन माध्य रीति। तो मेथड्स ऑफ लिमिट में सबसे पहले आएगा रेंज विस्तार, दूसरा आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार, और तीसरा आएगा परसेंटाइल रेंज शतमक विस्तार। और मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन में पहला मेथड आएगा क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन, दूसरा आएगा मीन डेविएशन माध्य विचलन, और तीसरा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन। तो देखिए ये चैप्टर भी आपको समझने के लिए, डिस्कशन भी समझने के लिए सबसे पहले आपको मीन मोड मीडियन जो है माध्य जो है स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है उनको अच्छे से समझना होगा, जो पिछले वीडियोज में आप देख चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में मेथड्स ऑफ लिमिट सीमा रीतियां, और सीमा रीतियों में सबसे पहला मेथड हम लेंगे रेंज विस्तार। अब रेंज क्या है, विस्तार क्या है। तो विस्तार का मतलब ये है कि जो समग्र श्रेणी है, जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, उसमें सबसे बड़ा मूल्य
कि कोई भी श्रेणी है वो कहाँ तक कितनी फैली हुई है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपको प्रश्न दिया कि ये रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इनके मार्क्स इस तरीके से हैं। एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 10 मार्क्स है, एक में 15 है, एक में 8 है, एक में 6 है और एक में मान लीजिए 19 है। 20 में से मान लीजिए ये मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो रेंज किस तरीके से निकालेंगे आप कि कोई भी जो समकक्ष श्रेणी आपको दी हुई है उसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, उन दोनों का जो अंतर है उसे हम कहेंगे रेंज। तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज का फॉर्मूला होगा E2 माइनस E1। E2 का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, अधिकतम मूल्य कितना है, और E1 का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू, निम्नतम मूल्य जो है वो कितना है या सबसे कम मूल्य जो है कितना है। तो इस समकक्ष श्रेणी में देखिए हाईएस्ट मूल्य कितना है 19, ठीक है। तो E2 कितना हो गया, रेंज को R से डिनोट करते हैं तो E2 तो हो गया 19 और लोवेस्ट मूल्य इसमें कितना है 6, तो 19 माइनस 6, तो यहाँ पे रेंज कितनी आ गई 30, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम रेंज निकालेंगे। अब ये देखिए, ये ध्यान रखना कि रेंज की कैलकुलेशन जो अपन कोई भी कैलकुलेशन है वो सीरीज पर डिपेंड करेगी। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है वो व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है या अखंडित श्रेणी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो इसमें रेंज, अब क्या रेंज की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना फ्रिक्वेंसी जो है, आवृत्तियाँ जो है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको प्रश्न इंक्लूसिव सीरीज का दे रखा है, समावेशी श्रेणी का प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो उस श्रेणी को आपको अपवर्जी श्रेणी में बदलना है और आपको आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। बाकी आवृत्तियाँ जो है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है या व्यक्तिगत श्रेणी है, तो उसमें तो क्या करना है, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। और अगर वही प्रश्न मान लीजिए आपके कंटिन्यूस सीरीज का है, सतत श्रेणी का प्रश्न है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप जो ग्रुप आप लोगे उन ग्रुप में से हाईएस्ट ग्रुप, जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है जिस ग्रुप की और जो लोवेस्ट वैल्यू है किसी ग्रुप की, वो घटा देंगे। या फिर मिड वैल्यू दी हुई है तो मिड वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, वो लेस कर दीजिए। तो उस श्रेणी का जो रेंज जो है, विस्तार जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। विस्तार गुणांक जो है वो कैसे निकालेंगे हम, रेंज कॉफिशिएंट जो है वो कैसे निकालेंगे, रेंज कॉफिशिएंट विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई E2 प्लस E1। तो इससे क्या निकल जाएगा, विस्तार गुणांक, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपको ये तो इंटीजर सीरीज का प्रश्न हो गया, इसी में मान लीजिए इस तरीके से कोई और प्रश्न होता है आपके सामने। मान लीजिए कि 5 महीने जो है, 5 महीने आपको दिए हुए हैं और उनका आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ। मान लीजिए फर्स्ट मंथ जो है उसमें आपको दिया हुआ है ₹5,000, सेकेंड मंथ जो है उसमें आपको दिया हुआ है 4,000, थर्ड मंथ में दे दिया आपको -1,000, फिर आपको दे दिया 6,000, फिर आपको दे दिया 7,000। तो इस तरीके से प्रश्न आपको दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा कि इस श्रेणी का या इसमें आप रेंज जो है, विस्तार जो है वो निकालिए या विस्तार गुणांक का निकालिए। तो यहाँ पर देखिए वापस वही हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू इस श्रेणी में कितना है 7,000 और लोवेस्ट वैल्यू कितना देखिए -1,000 है। या मान लीजिए ऐसे होता कि ये -1,000 था और ये 6,000 की जगह मान लीजिए कितना होता -2,000। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 7,000 हो गया और लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा होगा, एक तो -1,000 और एक -2,000। तो माइनस में जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू। तो -2,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज कितनी आ जाएगी फिर 9,000, क्योंकि माइनस
मिल सकते हैं। और अगर खंडित श्रेणी का प्रश्न दे रखा है आपको, आवृत्तियाँ दी हुई है, तो उन आवृत्तियों से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी E2 माइनस E1 जो है उससे आप रेंज की कैलकुलेशन कर देंगे। कोएफिशिएंट निकालना है तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई E2 प्लस E1 से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको प्रश्न दे रखा है कंटिन्यूअस सीरीज का, सतत श्रेणी का प्रश्न आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है मार्क्स, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इसमें मान लीजिए 5 स्टूडेंट के लिया है, ये 8 स्टूडेंट क्या है, ये 10 स्टूडेंट क्या है, और ये मान लीजिए कितने 12 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, ये मार्क्स है और ये ग्रुप है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे रेंज? तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे कि ग्रुप ले लीजिए, तो हाईएस्ट ग्रुप कितना है 30 से 40, लोवेस्ट कितना है 0 से 10। तो हाईएस्ट में वैल्यू कितनी है, तो E2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और E1 कितना हो जाएगा, लोवेस्ट में लोवेस्ट वैल्यू 0। तो यहाँ पे रेंज कितना आ जाएगा E2 माइनस E1, तो रेंज आ गया 40। तो इस तरीके से जो है वो रेंज की कैलकुलेशन करनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में निकालना है तो फार्मूला लगा के आप निकाल देंगे। तो जो आपकी सीमा रीतियाँ हैं उनमें एक मेथड तो आपके ये हो गया रेंज का। फिर दूसरा मेथड आपने देखा उसमें कि अंतर चतुर्थक विस्तार दे रखा है। पहला मेथड तो रेंज हो गया विस्तार और दूसरा मेथड है इसमें अंतर चतुर्थक विस्तार रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। इसको IQR भी कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसमें क्या होता है कि रेंज जो है वो तो केवल ये बता रहा है कि एक समग्र श्रेणी जो है उसका विस्तार कितना है, फैलाव कितना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो ये बताता है कि समग्र श्रेणी के जो विस्तार है वो 50% विस्तार कितना है मूल्यों का, मतलब केवल 50% मूल्य पर ही डिपेंड करता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें IQR निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1। Q3 का मतलब है थर्ड क्वार्टाइल और Q1 का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है, चतुर्थक क्या होता है कि ऐसा मूल्य जो किसी भी समग्र श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। जैसे हमने देखा था मीडियन, मध्यिका, तो मध्यिका में क्या होता है, मीडियन जो है वो क्या करता है समग्र श्रेणी को 2 भागों में बांटता है। क्वार्टाइल है चतुर्थक है, तो वो क्या करता है कि किसी भी समग्र श्रेणी को कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका और Q3 माइनस Q1 से आप इसको निकाल लेंगे। फिर इसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब देखिए इसमें लेकिन Q3 की कैलकुलेशन कैसे होगी, Q1 की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो वापस किस पे डिपेंड करेगा, सीरीज पे। आपके इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज जो है व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो अगर अखंडित श्रेणी है तो वहाँ इसमें थोड़ा चेंज होगा। तो किस तरीके से जो हम कैलकुलेशन निकाल करेंगे, जैसे अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज जो है व्यक्तिगत श्रेणी जो है उसमें Q1 की कैलकुलेशन कैसे होगी व्यक्तिगत श्रेणी में। तो Q1 इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे मध्यिका में हम लेते थे n+1/4 था आइटम, तो यहाँ पर अपन n+1/2 था आइटम लेते थे और यहाँ 4 भागों में बांटता है। तो और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है 1 n+1/4 आइटम। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा Q1 और Q3 निकालना है तो 3n+1/4 आइटम। तो इंडिविजुअल सीरीज में Q3 और Q1 की कैलकुलेशन आप ऐसे कर लेंगे। और अगर डिस्क्रीट सीरीज आपको दी हुई है तो उसमें फिर जैसे हमने मध्यिका में भी देखा था कि डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें आरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज तो इसमें करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे मीडियन में भी हमने देखा था कि मीडियन अगर हमें निकालनी है खंडित श्रेणी में, तो वहाँ हम क्या करते थे, फ्रिक्वेंसी की कंप्लीटिव फ्रिक्वेंसी बनाते थे और फिर कंप्लीटिव फ्रिक्वेंसी के ग्रुप में ये जो जिसका वैल्यू आता था उसको हम देखते थे। तो इसमें भी यही करना पड़ेगा। अगर खंडित श्रेणी में भी आप निकाल रहे हैं, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में आप निकालोगे तो फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फार्मूला लगेगा, बस वहाँ पर किस में देखना पड़ेगा आपको, ये जो n+1/4 जो आइटम आया या 3n+1/4 आइटम आया उसका वैल्यू किस में देखेंगे हम, कंप्लीटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे और उसके सामने वाला जो मूल्य होगा वो आपका Q3 या Q1 हो जाएगा। लेकिन अगर खंडित श्रेणी है, कंटिन्यूस सीरीज आपको दे रखी है, सतत श्रेणी दे रखी है, तो उसमें हम Q3 और Q1 की गणना कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। सतत श्रेणी में कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम Q3 या Q1। तो सबसे पहले तो जैसे मीडियन में हम स्मॉल n निकाल देते थे, तो यहाँ स्मॉल Q1 कैसे निकालेंगे, n/4 आइटम, तो इससे स्मॉल Q1 निकल गया। फिर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा Q1 = L1। अगर आपकी समान श्रेणी आरोही क्रम में तो L1 प्लस I/L इंटू, जैसे वहाँ स्मॉल n - c करते थे, यहाँ क्या हो जाएगा Q1 - c। ठीक है, तो मध्यिका की तरह है। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल Q3 कैसे निकालेंगे, 3n/4 आइटम, और फिर आपका क्वार्टर 3 कैसे निकलेगा, L1 प्लस I/L इंटू Q3 - c। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल Q1 का मतलब n/4 आइटम और यहाँ स्मॉल Q3 का मतलब 3n/4 आइटम। L1 का मतलब है, यहाँ पर भी वापस आपको वही करना है जैसे खंडित श्रेणी में करते हैं कि ये जो n/4 है या 3n/4 आइटम किसमें देखेंगे हम, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है संचयी आवृत्ति के सामने जो ग्रुप आएगा वह इसका मूल्य होगा, और उस ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है, उसका डिफरेंस कितना है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, और उससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर ये हो गई, और उसके बाद में आप फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे, अभी हमने फॉर्मूले देखे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंटर क्वार्टर रेंज जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फिर आपके परसेंटाइल रेंज है, डिसाइल रेंज है, दशमलव विस्तार है, उनको देखेंगे।